नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ ऐसी इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जिसके ऊपर अपकमिंग कुछ दिनों के बाद ही शायद मुझे लगता है एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग और एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग देखने को मिल सकता है। तो ये इस सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखिए फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो बेसिकली इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड आप सभी जानते हैं आईआरएफसी जो है वो इंडिया के सबसे बड़ी एक फाइनेंस कंपनी है। अभी कहेंगे सर सबसे बड़े फाइनेंस कंपनी तो बजाज फाइनेंस है। हाँ, ये बात भी सही है। तो जितने सारे गवर्नमेंट फाइनेंस कंपनी है, मतलब जितने सारे पीएसयू मतलब जो पीएसयू जो जितने सारे फाइनेंस कंपनी है उनमें से लीडर प्लेयर है आईआरएफसी। आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं, इसका पेयर ग्रुप से जाएंगे तो आप खुद ही देख सकते हैं इसका मार्केट कैप कितना है, करीबन 2,36,000 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल इस कंपनी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, जिसके चलते कंपनी आज नंबर वन में है। कंपनी के ऊपर कुछ पॉइंट्स को नोटिस करना। देखिए जितने सारे कंपनीज है, गवर्नमेंट जितने सारे कंपनीज है, ये सारे कंपनीज को अगर देखूँ, जैसे आरएफसी हो गया, पावर फाइनेंस हो गया, आरएससी हो गया, उसके साथ साथ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ये सारे कंपनीज का जो डेप्थ है वो देखा जाए तो 8% 5% के आसपास है। मतलब डेप्थ बहुत ज़्यादा लेके रखा है। तो फिर भी कंपनी अगर इस इतना डेप्थ लेने के बाद भी अगर कंपनी फिर से डेप्थ लेने की कोशिश करे, फिर से फंडिंग उठाने का कोशिश करे, तो सोचना बिजनेस और भी बड़ा होने के लिए कंपनी फंडिंग उठा रहा है। देखिए आपके अगर बिजनेस का कैपेसिटी मान के चलिए 10 लाख है, क्या आप 1 करोड़ उठाएंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो जो व्यक्ति 1 करोड़ उठा रहा है तो उसका कैपेसिटी भी 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी यहाँ पे क्या डिसीजन लिया आप देख सकते हैं। आरएफसी एक्सेप्टेड बिड्स फॉर 10 ईयर बॉन्ड्स, और वो भी बैंकर सेज, मतलब 10 साल के लिए कंपनी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बिड्स दे चुके हैं फिर से फंड उठाने का। तो कितने फंड उठाने वाले हैं? 29 बिलियन रुपीज। 29 बिलियन रुपीज का टोटल फंडिंग यहाँ पे उठाने वाला है। अभी देखिए जो बॉन्ड इशू किया जा रहा है उसके अगेंस्ट में कितना इंटरेस्ट देना होगा, कितना मतलब पैसा देना होगा, वो अभी तक मेंशन नहीं किया गया। तो सिर्फ एक अपडेट था पिछले दिनों का। तो यहाँ पे देख सकते हैं 28 तारीख का एक अपडेट है कि कंपनी बॉन्ड इशू करने जा रहा है, और इसी कारण के शायद लिए मुझे लगता है कंपनी के ऊपर पॉजिटिव व्यू एक आने का चांसेस है, क्योंकि पहले ही एक पैटर्न्स कंपनी बना के तैयार कर चुके हैं। पहले कब बने, उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 बार यहाँ पे शोल्डर क्रिएट हुआ। कब के बाद शोल्डर बनने के बाद फाइनली इस जगह पे ब्रेकआउट किया, और इसके ऊपर ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया। तो ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद कंपनी क्या किया, कंपनी धीरे धीरे करके नीचे आकर रिटेस्ट किए, और उसके बाद यहाँ से कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, और इस हाई लेवल तक गए तो कंपनी एक अच्छा खासा टारगेट अचीव कर सकते हैं। जो टारगेट निकल कर है करीबन 37% के आसपास। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और इस अच्छा खासा ग्रोथ के बेसिस में कंपनी अगर इस एंटी लेवल से, जहाँ पे एंटी बने हैं, एक्चुअली इस जगह पे एंटी बन चुके हैं, इस एंटी लेवल से टॉप लेवल तक गए तो 260 लेवल तक जाने का चांसेस है। अभी देखिए जाने का चांसेस मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए कोई भी 100% गारंटी तो होता नहीं मार्केट में। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस तरीके से स्ट्रैटेजीज में मैं आपको बहुत बार शेयर किया हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टारगेट मिला है, और कुछ कंपनीज का टारगेट तो मिला मगर बहुत टाइम लग गया। अभी कुछ कंपनी लॉसेस में चल रहा है। तो क्या सही में हर कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द टारगेट मिलता है? ऐसे बिल्कुल नहीं। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करके ये सोच रहे हैं कि 1 मंथ के अंदर अंदर ही मुझे टारगेट मिल जाएगा, तो वो लोगों को मैं ज़रूर कहूँगा आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको करना है तो इंटरडे करिए, जहाँ पे आपको डेली बेसिस कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, प्रॉफिट नहीं तो लॉस। तो आपको अगर पेशेंस है, अगर आपको भरोसा है कंपनीज के ऊपर, तो आप इस तरीके से कंपनीज के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। देखिए मेरे वीडियो से आपको सारी चीज़ों को सीखने को जानने को मिलता है। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है। तो प्लीज़ किसी भी कंपनीज के ऊपर बाय सेल का रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मेरा काम है सारी चीज़ों को आपके साथ मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस शेयर करना। आपका काम है उस एक्सपीरियंस को वेरीफाई करके काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। तो बेसिकली आईडीबीआई बैंक के ऊपर मुझे जो बेस्ट वन लगा वो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको मैं इस बात को शेयर करूंगा क्योंकि आईडीबीआई बैंक किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया। आप सभी जानते हैं आईडीबीआई बैंक जो है वो गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है। अगर इस कंपनी के सबसे जो बेस्ट पॉइंट है वो आपको दिखा दूँ, वो है इस कंपनी का रिजल्ट शीट। अगर मैं रिजल्ट शीट इस बार के लिए चर्चा करूँ तो आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जो रिजल्ट आया,
कंपनी के सेल्स इनकम यहाँ पे नहीं दिखाऊँगा। मैं जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा, वो है कंपनी का प्रोविज़न। देखिए कंपनी का प्रोविज़न जो है, वो इस बार कितना प्रोविज़न हुआ? देखिए कंपनी का प्रोविज़न इस बार नेगेटिव में गया, मतलब प्रोविज़न एकदम मतलब कम कर दिया, ना के बराबर कर दिया। और उसी के साथ-साथ कंपनी की जो एनपीए है, वो भी देखा जाए तो कंपनी बहुत हद तक खुद की एनपीए को कम किया। कंपनी के एनपीए के अगर परसेंटेज के बारे में बात करूँ, तो सॉरी यहाँ पे परसेंटेज वाइज़ अगर नेट एनपीए के बारे में बात करूँ, तो पिछले साल में था 0.44%, पिछले क्वार्टर में था 0.34%, अब इस क्वार्टर में 0.23% के आसपास एनपीए देखने को मिला। मतलब एनपीए का जो फिगर आउट है, वो बहुत कम हो चुके हैं, जो कंपनी के लिए गुड पॉइंट्स है। क्योंकि किसी भी सरकारी खरीदारी करने वाला कंपनीज़ में इतने शानदार तरीके से एनपीए बहुत कम देखने को मिल जाते हैं। तो मान लेता हूँ इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो अच्छा खासा हो रहा है। तो कितना ग्रोथ हो रहा है, चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपनी के ऊपर में चार्ट पैटर्न्स के आपके साथ शेयर करूँगा। आप ध्यान से देख सकते हैं कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ था। पहले कप बने, उसके बाद शोल्डर बने और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट इसके बाद कन्फर्मेशन भी हुआ। उसके बाद देखिए रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद कंपनी देखिए धीरे-धीरे करके टारगेट को अचीव किए। मतलब कंपनी जो टारगेट अचीव किया इतना आसानी से नहीं किया। मैं आपको हमेशा बोल चुका हूँ कि कोई भी अगर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल था ₹92 के आसपास, तो इस रेजिस्टेंस को फेस किया, वहाँ पे क्रैश हुआ, फिर से उसको बार-बार ब्रेक करने का कोशिश किया, फाइनली यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया और उसके बाद कंपनी टारगेट को अचीव की। अभी देखिए जब भी कोई ब्रेकआउट होता है और उसके बाद हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है, तो सोचना एक कंफर्मेशन ब्रेकआउट हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे जो टारगेट लेवल है, उस लेवल को टच करने के बाद और भी ऊपर जाने का वो कोशिश करेंगे। तो क्या फिलहाल के लिए कोई ट्रेड फिर से बन रहा है? अगर मैं फिलहाल के लिए कोई ट्रेड के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखना, कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे बन रहा है। ट्रेड के बारे में बात करूँ तो ऑलरेडी एक ट्रेड बन चुके हैं। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से है, मैं प्रीवियस ट्रेड को यहाँ पे डिलीट करूँगा। तभी आपको अपकमिंग जो ट्रेड्स बना है उसके बारे में मैं चर्चा कर पाऊँगा। देखिए आपको क्या करना है, आपको 2 लेवल को मार्किंग करना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल सेम टू सेम है और उसके बाद एक यहाँ पे इस तरीके से कुछ पैटर्न्स क्रिएट करना है, जिसको कहा जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से कुछ कप पैटर्न्स बने। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक उसके बाद एक हैंडल पैटर्न भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो कप के बाद हैंडल भी बने और फाइनली देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। उसके बाद रिटेस्ट भी कर गया। मतलब कंपनी शानदार तरीके से खुद के परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अभी इस कंपनी के अगर टारगेट लेवल तक देखूँ तो कहाँ तक मेरा टारगेट बन सकते हैं? जो ओवरऑल इस कंपनी के एकदम डाउन साइड से टॉप लेवल तक देखूँ, तो जो लेवल निकल कर है करीबन 437% के आसपास। अब इसी 437% को मैं अगर ऊपर बिठा दूँ, तो टोटल अभी जो करंट लेवल से टारगेट लेवल तक इसका देखने को मिल सकता है, वो है 81%। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एक टारगेट मिलने का चांसेस है और मज़ेदार बात यही है कि इसका लाइफ टाइम हाई ₹201, तो उसी लेवल के नीचे टारगेट बना है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा उस लेवल तक जाने के लिए। हाँ, उससे पहले बहुत बार रुकावट तो होगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। तो 2-3 जगह पे कंपनी रुकेगा, उसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा ऊपर? क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस तो अच्छा हो रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी के अगर क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी इस बार भी हाईएस्टली प्रॉफिट को जनरेट किया। इतने सब कुछ होने के बाद भी हाईएस्टली प्रॉफिट जनरेट करना इतना आसान नहीं है। उसके साथ देखिए प्रोमोटर अगर माल बेचेंगे, तो बाकी लोग तो खरीदारी कर पाएँगे। तो प्रोमोटर के पास ही सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है और सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए। तो कभी न कभी ओएफएस के माध्यम से बाकी क्वांटिटीज़ को सेल अप करना पड़ेगा। आपके क्या व्यू है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। हाँ, डीपली इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर मैं बना के दूँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर आईडीएफसी के बारे में एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिएगा। तो उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को अच्छा लगे तो। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के ऊपर मुझे कुछ खास पॉइंट देखने को मिला जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहली बात, कंपनी का वैल्यूएशन तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत ज़्यादा है, दुगना से भी ज़्यादा है, सॉरी 3 गुना के आसपास है। और कंपनी का पी रेशियो अगर खुद के हिसाब से देखूँ तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 107 और करंट में कितना है 90 के आसपास। तो ओवरऑल इसका कंपनी का एवरेज पी रेशियो खुद का 72 है और कंपनी अभी कहाँ पे चला है 92 सॉरी 89 के आसपास। मतलब कंपनी के खुद के पी रेशियो भी ज़्यादा है और कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो से 3 गुना ज़्यादा है। तो क्या उसके बाद कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किए? हाँ, बिल्कुल। कंपनी इस बार भी सेल्स को हाईएस्टली जनरेट किया और एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी हाईएस्टली प्रॉफिट को भी मेंटेन्स किया।
तो हाईएस्टली यहाँ पे हो नहीं पाया क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न भी है। वो रीज़न मैं आपको बता दूँ, कंपनी के ऊपर देखिए बेसिकली लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी का अदर्स इनकम बहुत कम हो गया, जो पिछले सालों में अदर्स इनकम ज़्यादा था। और यही एक कारण है जिस कारण की वजह से शेयर में एक मतलब धीरे-धीरे करके थोड़ा-सा प्रेशराइज़ बना था, अभी वो फिर से रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब रिज़ल्ट आया था, रिज़ल्ट के बाद कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिला। देखिए रिज़ल्ट इस दिन आया और उसके बाद थोड़ा-सा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद रिकवरी भी कर चुके हैं क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत शानदार है। अगर देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है, वो 15% के आसपास ही मेंटेन्स हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर कंटिन्यू हो रहा है। दूसरी बात, कंपनी के जो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है, वो पिछले सालों के मतलब लास्ट 3 ईयर्स से भी कंपेयर करूँ, तो करंट ईयर में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ किया। और यही कुछ कारण की वजह से शेयर के ऊपर एक अच्छा खासा मैसिव एंट्री लेवल बनने बनने जा रहा है, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक बिग कप तो बन चुके हैं। अभी एक छोटा-सा शोल्डर बनने की मैं तैयारी कर रहा हूँ। इसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले ही आपको हमेशा वीडियो बना के इसलिए शेयर करता हूँ, क्योंकि आपको पहले से ही उसके ऊपर डीपली रिसर्च करने का मौका मिले। मैं हमेशा आपको टारगेट होने के बाद ही मैं वीडियो शेयर नहीं करता हूँ। एंट्री बनने से पहले ही शेयर करता हूँ क्योंकि आपको उस कंपनी के ऊपर प्रीवियस डेटा के बेसिस में, अकॉर्डिंग के बेसिस में आपको टेस्टिंग करने का मौका मिले। हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी कंपनी को काम करने से पहले उस कंपनी के एटलीस्ट 10 साल पीछे चले जाइए। वहाँ से बैक टेस्टिंग करके देखिए, क्या सही में इस तरीके से कोई स्ट्रैटेजीज़ बना था? अगर बना था, तो उस कंपनी के ऊपर फिर से उस टाइम में कंपनी का फाइनेंशियल कितने अच्छे थे, वो देखना, उसके बाद डिसीज़न ले सकते हैं। तो मेरे सारे व्यूज़ एज़ अ एजुकेशन पर्पस में होते हैं, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन होता नहीं है। नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके नाम बता दूँ, शेखावती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो एक 300 करोड़ का कंपनी है। कंपनी के ऊपर अगर चार्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी रॉकेट की तरह भागा। ₹4 से कंपनी मतलब ₹90 तक जर्नी किया और शायद इसीलिए मैनेजमेंट ने एक बड़ा डिसीज़न लिया स्प्लिट देने का। और देखिए 28 तारीख मतलब पिछले दिनों में कंपनी एक के बदले 10 शेयर कंपनी दे चुके हैं। तो कितने सारे लोगों को स्प्लिट मिला है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। अगर आपके अकाउंट में स्प्लिट का जो शेयर है, वो अभी तक आया नहीं, तो आप कुछ दिन वेट करिए क्योंकि एडजस्टमेंट होने में थोड़ा-सा टाइम लग सकते हैं। आपके डीमैट में ट्रांसफ़र करने के लिए थोड़ा-सा टाइम लग सकते हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।